Hello friends, this is Brajesh Misra once again with you. I am here again once again with my new video that is regarding General English for GATE and PSUs. फ्रेंड्स, आज हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो गेट एग्जाम में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें पूछे जाते हैं। जनरली इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जो है जनरल इंग्लिश के तौर पे इसमें पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो आपको ये जनरल इंग्लिश में मार्क्स लाना बहुत इजी हो जाता है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे ये कि पहले भी मैंने अपने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं, आप मेरे उन वीडियोस को भी देखिए। और आज मैं एक जो नया वीडियो लेके आई हूँ इसमें भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें जो मैंने पहले आपने वीडियोस दिए हैं उनके बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। बेसिक्स ऑफ ग्रामर है, उनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो ऑलरेडी मैंने वीडियो दिए हैं, आप लिंक पर जाकर उनको देख सकते हैं। और अगर इन केस आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है मैं वापस आपको लिंक भेज सकती हूँ और आप कमेंट्स करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला वीडियो मेरे में नहीं है या मुझे चाहिए या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। वर्ब्स एंड टेंसेस के बारे में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है उनमें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में मैंने बात की है, क्या डायरेक्ट स्पीच होता है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच होता है, हाउ टू चेक वेदर योर सेंटेंस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, हाउ टू कन्वर्ट ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन इन दीज वीडियोस। एक्टिव पैसिव क्या है, व्हेन योर सेंटेंस विल बी एक्टिव, व्हेन इट विल बी पैसिव, हाउ टू चेंज सेंटेंस into passive from active, or how to change from passive to active. All these things I have explained already in these videos. Some more videos I will upload according modifiers, conditional sentences, pronoun agreement, idioms and phrasal verbs. ये सारे टॉपिक्स जो हैं इंग्लिश ग्रामर के पिलर्स हैं। इन सब चीजों पे आपका कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाता है तो आपको इन एग्जाम्स में मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताना चाहा है कि क्या किस तरीके से मेरा इस तरह से आपको मदद करने का प्लान है। वो ये है कि द जनरल इंग्लिश सेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ गेट एग्जाम में जो जनरल इंग्लिश का एक सेक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें ग्रेजुएट्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट का मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, several public sector units, NDA, CDS, bank, UPSC and other state public services, mainly it consists of, मेनली जो इतने सारे एग्जाम्स हैं इनमें सेम टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जिनमें कि इंक्लूड है स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस करेक्शन। ये 3 सेक्शन में मैंने इनको डिवाइड कर दिया है, स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस करेक्शन, देन वोकैबुलरी, देन क्रिटिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस करेक्शन। हाउ यू विल स्पॉट द एरर इन योर सेंटेंस एंड हाउ यू कैन करेक्ट इट। आपको करेक्ट कैसे करना है सेंटेंस को, और पढ़ते ही आप कितनी जल्दी से उस एरर को स्पॉट कर पाते हैं। जो सेंटेंस आपको दिया गया है कितनी जल्दी से आप उसमें ढूंढ पाते हैं कि गलती कहाँ पर होगी और उसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इतने सारे एग्जाम्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप चाहते हैं कि इनमें हमें क्रॉस करने में हेल्प मिले, इन एग्जाम्स की को क्रैक करने में मुझे हेल्प मिले, तो आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखिए। ये पूरी सीरीज के तौर पे मैं लेके आई हूँ, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से आप जल्द से जल्द, मैं सारे टिप्स आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप स्पॉट कर सकते हैं गलती को और किस
कैसे आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। जो करेक्ट चॉइस आपको दी गई है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चॉइस हमारी करेक्ट होगी। मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि कैसे आप डिसाइड करें कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये चॉइस करेक्ट है, और वो करेक्ट है तो क्यों है। तो आइए देखते हैं, मैंने कुछ सेंटेंसेस चुने हैं। मार्क द करेक्ट चॉइस। ही डजंट, स्टार्ट करते हैं। ही डजंट डू नॉट वांट टू बी किल्ड। एक सेंटेंस दिया गया है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ही डज नॉट डू नॉट वांट टू बी किल्ड। सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप ये देखें कि इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पर है। जनरली जो मिस्टेक दी हुई होती है या तो वो हेल्पिंग वर्ब में होती है और या मेन वर्ब में होती है। पूरा सेंटेंस, आपको कितना भी लंबा सेंटेंस उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हो क्वेश्चन पेपर में, लेकिन मिस्टेक्स जनरली दो जगह ही दी हुई होती है। कहाँ पर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वर्ब नहीं होती है, और या उन्होंने हेल्पिंग वर्ब में गलती की हुई होती है। अब देखिए इस सेंटेंस को। सबसे पहले आपको नजर डालनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वेदर दिस इज सिंगुलर और प्लूरल। if your subject will you are having a singular subject, if you are having a singular subject, obviously your verb according that will be there, that must be there. If it is not so, that means mistake यहीं पर है। सब्जेक्ट उन्होंने सिंगुलर दिया हुआ है और वर्ब उन्होंने प्लूरल के तरीके से यूज की है। आपको मैंने पहले भी बताया है मेरे उस वीडियो में, मैं वापस फिर से बताती हूँ सारी चीजें। ही सी, किसी का भी नाम है, राम, रवि, रहीम, सपना, रीना, वटेवर। कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे आपको दिया गया है तो आपकी वर्ब हमेशा हमेशा सिंगुलर होगी। तो आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हमेशा डज नॉट लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको दिया गया है सेंटेंस में तो हमेशा ही डज नॉट लगेगा। तो डज नॉट डू नॉट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट होगा। द वर्ल्ड चेंज so rapidly that we can hardly keep up. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वर्ल्ड चेंज so rapidly। इन्होंने दो चॉइसेस दी हैं, चेंजेस और चेंज। अब आपको ये देखना होगा कि इन प्रेजेंट टाइम व्हाट इज द सिचुएशन, वर्ल्ड इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग। इफ इट इज स्टिल चेंजिंग दैट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको देखना चाहिए कि द वर्ल्ड चेंजेस होगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। थिंग्स आर द सेम एज द पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में भी ऐसा ही हो रहा है कि दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। वी कैन हार्डली कीप अप, कि हम ताल से ताल मिलाने में डिफिकल्टी फील कर रहे हैं। हम समय के साथ अपने आप को अप टू द मार्क रख पाने में मुश्किल फील हो रही है। दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है। अब चेंजेस कैसे? टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, वे ऑफ थिंकिंग के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग। तो इस सेंटेंस में वो सब मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि द वर्ल्ड चेंजेस so rapidly that we can hardly keep up. So changes will be the correct choice because sentence is talking about the present. Next देख लेते हैं। Each of you have an equal chance to make good grade. Each of you have an equal chance to make good grade. Two things you have to check always. First of all, your subject and helping verb. So what is your subject? You. No. Here they have given each of you.
If your subject is given you, then it becomes plural. But if they are giving you each of you means each one of you, one by one, each for one it is used. So each one of you has an equal chance to make good grade. Here we will use has. Why? Reason is so clear. Each of you, हर एक की बात अलग से हो रही है. All right? Each of you, हर एक के पास एक चांस है कि वो अच्छे ग्रेड हासिल करे. आप लोगों में से हर एक के पास ये एक चांस है कि आप अच्छे ग्रेड हासिल कर सकते हैं. ऑल ऑफ यू नहीं है, ईच ऑफ यू. प्रत्येक बच्चे के पास ये चांस है कि वो अच्छा ग्रेड हासिल कर सकता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. आइदर द वर्कर्स और द मैनेजर इज आर कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस. इज और आर यहाँ ऑब्लिक के तौर पे आपको चॉइस में से सिलेक्ट करना है. और आइदर ऑफ द वर्कर्स, यहाँ पर अगेन वर्कर्स अगर सब्जेक्ट होता तो ये प्लूरल होता. इन्होंने दिया है either the workers or the manager. Either the workers or the manager is coming to the conference. या तो workers या तो manager. That means इनमें से कोई एक. Always if you make the meaning of the sentence, it becomes so easy for you. हमेशा सेंटेंस की मीनिंग लगाने की कोशिश अगर आप करें तो ये आपको बहुत हेल्प करता है. Either the workers or the manager. It means या तो वर्कर्स या मैनेजर, या तो कामगार और या मैनेजर, कोई एक आ रहा है कॉन्फ्रेंस में. तो दैट्स वाई यहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और इट विल बी इज. इज विल बी योर करेक्ट चॉइस. ईदर द वर्कर्स और द मैनेजर इज कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट देख लेते हैं. नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर. Not only the students, but also the teacher has or have been unhappy. Not only the students, केवल students ही नहीं, टीचर भी unhappy हैं. यहां पर अगेन देखिए, not only the students, not only the students, but also the teacher has unhappy, has been unhappy. केवल बच्चे ही नहीं, टीचर भी unhappy हैं. Not only the students, but also the teacher has unhappy, has been unhappy. Has been, have been, दो choices आपके पास हैं. तो not only the students, but also, that means आपको यहाँ पर has been use करना है. Has been unhappy. The Mumbai University provide some scholarships. The Mumbai University provides some scholarships. Why? Because single university we are talking about. Here they have given the matter regarding a single university, that is Mumbai University. The Mumbai University provides some scholarship. So that will be provides, not provide. My brother, along with two friends, are coming on Monday. My brother, along with two friends, मेरा भाई दो मित्रों के साथ मंडे को आ रहा है. My brother, मेरा भाई, along with two friends, is coming on Monday. मेरा भाई दो फ्रेंड्स के साथ मंडे को आ रहा है. My brother along with two friends. आप देख सकते हैं कि my brother a singular subject है. Again they have added in this sentence along with two friends. दो मित्रों के साथ
आ रहा है। आ कौन रहा है? मेरा भाई। तो दैट मीन्स subject is singular. If subject is singular, your verb will be singular, helping verb will be singular. So along with two friends means उसके साथ आ रहे हैं उसके दो मित्र. So here we have to give the importance to my brother only. We have no need to think about along with his friends. We will think about only my brother, singular subject. So always if your subject is singular, your verb will be, helping verb will be singular. तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में मैं बताने वाली हूँ. प्लीज आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और बात कीजिए सबसे कि किस तरीके से मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है. मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर होगा कि कैसे आपको मिस्टेक ढूंढनी हो, कहाँ पर ढूंढनी है, और कितनी क्विकली आपको आंसर अपना ढूंढ निकालना है कि क्या सही आंसर होगा. पहला फोकस आपका सब्जेक्ट पर होना चाहिए और दूसरा हेल्पिंग वर्ब पर. अगर आप ये डिफाइन करने में कामयाब हो जाते हैं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप बहुत इजीली अपने वर्ब को सिलेक्ट कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इस सेशन में. थैंक यू.